अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने पिछले साल भर से सरकार की नाक में दम किया हुआ है। हम पेश करेंगे आपकी अदालत में एक ऐसे लीडर को जिसकी वजह से केंद्र सरकार को सांस लेने भी मुश्किल हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है और सरकार पर लगातार प्रहार किए हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बीजेपी के नेता अरुण जेटली। और आपकी अदालत में आज इस खास मुकदमे के लिए हमने आमंत्रित किया है जज के तौर पर जाने माने चिंतक और विचारक और पत्रकार, लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू की जाए। और इससे पहले अरुण जी, पहला इल्जाम लगे आप पर, एक बैकग्राउंडर है, हम जनता को बताना चाहते हैं किस पृष्ठभूमि में आज का ये मुकदमा चलाया जा रहा है बीजेपी के नेता अरुण जेटली पर। राज्यसभा में विरोधी दल के नेता अरुण जेटली आजकल चर्चा में हैं। पार्लियामेंट में सरकार पर किए जा रहे जोरदार हमलों को लेकर अरुण जेटली ने अपनी तर्क शक्ति से सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। अरुण जेटली सुप्रीम कोर्ट के सबसे सफल वकीलों में से एक हैं। पब्लिक लाइफ में इनकी इंटेग्रिटी और इंटेलिजेंस का लोहा जेटली के विरोधी भी मानते हैं। अरुण जेटली ने अपना पॉलिटिकल करियर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू किया था। बीजेपी को बनाने और नेशनल लेवल की पार्टी के तौर पर स्थापित करने में अरुण जेटली का बड़ा योगदान रहा। एनडीए की वाजपेयी सरकार में अरुण जेटली कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इन्होंने लॉ, आईएंडबी, कॉमर्स, डिसइन्वेस्टमेंट और शिपिंग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले और अब अरुण जेटली बीजेपी के फ्रंटलाइन लीडर्स में से एक हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अरुण जेटली पर आरोप है कि ये सरकार पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये इल्जाम मुझसे ज्यादा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। आपने विकीलीक्स के कुछ केबल्स के आधार पर सरकार पर इल्जाम लगाए हैं। आपने कहा कि एमपीज की खरीद फरोख्त हुई थी, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपने कहा एक मिनट भी उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो केबल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो अखबारों में छपी गप है, वो अनवेरिफाइड है और स्पेक्युलेटिव है। देखिए, जिस संदर्भ में ये आरोप लगा उसको याद कर लें। जुलाई 2008 को वामपंथी दल जो यूपीए 1 के दौरान कांग्रेस और यूपीए को समर्थन करते थे, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। सरकार माइनॉरिटी में थी, अल्पमत में थी। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 2 रणनीतियां चली। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का मुकदमा चल रहा था, उसमें सरकार ने उनका पक्ष लेने के लिए अपना हलफनामा बदल दिया। मुलायम सिंह जी ने भी अपना पासा पलट दिया। दूसरा ये 10, 15, 20 लोग विपक्ष के पैसा देकर खरीदो, खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही थी। उस वक्त याद कीजिए, एमपीओ के घरों में लोग गए, पैसे लेकर गए, इनके नेताओं से मिला रहे थे और बाद में किसी ने स्टिंग ऑपरेशन करके उस सारे ऑपरेशन को कैमरा में कैद कर लिया। पार्लियामेंट में एक जॉइंट कमेटी बैठी। कमेटी पार्टी लाइन पे बटी। 3 डिसेंट थे, 4 सरकार के पक्ष में थे। जो पक्ष में थे
उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आया था और रिश्वत देने आया था, एमपीओ को खरीदने आया था, जो कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन किसके बिहाफ पे आया था ये पुलिस की जांच में पता चलेगा। आज विकीलीक में क्या आता है कि अमेरिका का एक दूतावास का अधिकारी अपनी सरकार को कब लिखता है? जुलाई 2008। उसी वक्त मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलने गया, वो शब्द यूज करता है, मुझे वॉर चेस्ट दिखलाई, यानी भ्रष्टाचार का जो पैसा इकट्ठा स्टैक किया हुआ था, ये पैसा है 50-60 करोड़ रुपया रखा है हमने एमपीओ को खरीदने के लिए, हम दोनों की ड्यूटी लगी है फलां को खरीदने के लिए, उनके नाम बता रहा है। और ये ठीक वही चीज कोलैबोरेट कर रहा है जो उस वक्त से चल रही है, जिसके ऊपर ये कवर अप करने का प्रयास करे थे। तो प्रधानमंत्री जी को गलतफहमी हुई होगी कि ये पहले विकीलीक ने खुलासा किया है। विकीलीक ने तो केवल पुष्टि की है, कोलैबोरेट किया है, जो सच्चाई पूरा हिंदुस्तान जानता था, जो टेलीविजन के ऊपर देख सकता था, जो पैसे संसद के अंदर उछाले गए थे, जो उन सांसदों को दिए गए थे। तो इसलिए कहना कि ये अनवेरिफाइड है, अनवेरिफाइड ये इसलिए है कि ये भ्रष्ट सरकार इतनी है कि जो पैसे पकड़े गए और जिस पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि पुलिस जांच के लिए इसको भेजो ताकि पता चल पाए कि किसके बिहाफ पे ये पैसे दिए जा रहे थे, सीबीआई किसी कोर्ट के सुपरविजन में ये जांच करती और पता करती, 2-2.5 साल में उसको दबा दिया और अभी तक वो जांच आगे आरंभ भी नहीं हो पाई। नहीं, लेकिन अरुण जी यही सारी बातें लेकर आप पिछले चुनाव में गए थे। अब चुनाव हुआ, चुनाव में यही सब आरोप जनता के सामने लगाए गए थे और आज प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सीटें 138 से घट के 116 हो गई और कांग्रेस के 143 से 206। जो तर्क दिया प्रधानमंत्री ने कि ये रिश्वत देना, ब्राइब देना अपराध होगा, लेकिन हम चुनाव जीत गए उसके बाद, ये शर्मनाक तर्क है। जो क्रिमिनल राजनीति में आता है कहेगा कि मैं चुनाव जीत गया तो मेरे खिलाफ जो मुकदमे थे अब खत्म कर दिए जाएं। ये इस प्रकार का तर्क है कि चुनाव के परिणाम के आधार पर जो मैंने अपराध किए हैं उन अपराधों को समाप्त कर दिया। नहीं, उनका कहना है कि जनता ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। चुनाव अलग विषय है, आपने जो अपराध किया है उसकी जांच हो, अपराध का मुकदमा चले, वो अलग विषय है। वो राजनीतिक लोग नहीं करते, वो अदालतों का काम होता है, वो जांच एजेंसियों का काम होता है। लेकिन ये शर्म की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री ये तर्क दें, क्योंकि चुनाव में कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसकी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, तर्क इसलिए भी ये है क्योंकि जिस सतीश शर्मा जिनका नाम आया या किसी दूसरे अफसर किसका नाम आया, उन्होंने कहा कि हम किसी अमेरिकन अधिकारी से मिले नहीं, हमने कोई पैसा दिखाया नहीं। देखिए रजत जी, ये तो था नहीं कि उस वक्त कुछ हो नहीं रहा था, और इसलिए अमेरिकन अधिकारी की बात को आप भूल जाइए। वो तो केवल कोलैबोरेट कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। जो आपने स्वयं टेलीविजन पर उस वक्त देखा था कि एक व्यक्ति बैग लेकर गाड़ी के अंदर एमपीओ के घर में जा रहा है, उनको पैसा दे रहा है, इनके समर्थकों से टेलीफोन पे बात करवा रहा है, उसके बाद ये क्रॉस वोट कर रहे हैं, इसके बाद वो शिकायत करने वाले एमपी पार्लियामेंट में जाकर उस रुपए को फेंकते हैं। ये सारे तर्क याद कर लीजिए और उसके बाद लोग तय कर लें। लेकिन प्रधानमंत्री के और आपके और मेरे कहने से क्या होगा? ये सारा मामला आप सीबीआई को दीजिए, उसको निष्पक्षता से जांच करने दीजिए और अदालत में उसका मुकदमा चलिए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ना रजत शर्मा जी कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। जो उसका प्रोसेस है उसके पास में। लेकिन ये जो विकीलीक्स की केबल है, क्या इनको, आप तो वकील हैं, क्या इनको अदालत में प्रूफ माना जा सकता है? केबल अपने आप में प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने उस पैसे को स्टैक हुए देखा है, जिन 2-3 सज्जनों को उसको बांटते हुए देखा है, जिन्होंने कहा कि हम बांटने के लिए लाए हैं, एमपी खरीदने के लिए, वो व्यक्ति जब अदालत के सामने आएगा वो सबूत होता है। जो टेलीविजन के अंदर टेलीकास्ट हुआ और कैमरे में कैद हुआ वो सबूत होता है। देखिए, 2-3 चीजें इसमें इनएप्रोप्रिएट हैं। अजीत सिंह के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए उन एमपीज को दिए। अजीत सिंह ने कहा कि उनके एमपीज ने तो सरकार के खिलाफ वोट दिया था। अब मैं पूरे तर्क में नहीं जाता। उन्होंने कहा मेरे पास तो 3 थे, मैं 4 के कैसे ले सकता था? याद करें, मैं नाम भी बतला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के 4थे एमपी टूट के उनके साथ आ चुके थे। उन दिनों तो हमसे वो गठबंधन की बात कर रहे थे। दूसरा, उसके तुरंत बाद राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। क्यों चौधरी अजीत सिंह जी विपक्ष को छोड़ के सतीश शर्मा उसी व्यक्ति को वोट डालने के लिए चले गए राज्यसभा में? इन सब प्रश्नों का जब उत्तर पूछा जाएगा तो ये जांच आप मत करिए, मैं नहीं करूं, ये जो अप्रोप्रिएट एजेंसीज हैं उनको बेच दीजिए। सच्चाई इसमें बहुत कड़वी है
और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस देश के लोकतंत्र के सामने लाएगी। सच्चाई ये भी तो है कि बीजेपी के एमपीज को भी अप्रोच किया गया था। सच्चाई ये भी है कि 8 एमपीज को आपको पार्टी से निकालना पड़ा। निश्चित रूप से हमें निकालना पड़ा, उनको टिकट नहीं दी, उनके स्थान पर दूसरे लोगों को हम जिता कर लाए। और इसलिए 3 एमपी हमारे वो भी थे जिनको जब ऑफर किया गया उन्होंने आके पार्टी की लीडरशिप को बताया कि हमें पैसा दिया जा रहा है, हम पैसा नहीं लेंगे, और इसलिए करोड़ों रुपए उन्होंने वापस किए और पार्टी के नेताओं के साथ जाकर संसद के अंदर स्पीकर के सामने पेश किए। इसलिए ऐसे ईमानदार एमपी भी उसमें शामिल थे। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो विकीलीक्स जिस केबल का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है बीजेपी? आप तैयार हैं कि आप विकीलीक को अपने आप में, जैसे विकीलीक के अलावा कुछ और हुआ ही नहीं, विकीलीक तो इसमें 2% सबूत है, बाकी जो सच्चाई है वो दूसरी है जो देश ने सारी देखी है। विकीलीक फिर एक बार सेंटर स्टेज के ऊपर उस विषय को ले आता है और उस सारी सच्चाई को कोरैबोरेट करता है, उसकी पुष्टि करता है। नहीं, क्या इस तरह के विकीलीक्स में क्या अमेरिकन केबल जो भी आएंगे उनको सच माना जाएगा? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर मान लीजिए जो आपको सूट करेंगे उनको मानेंगे। अगर इस देश में कुछ भी ना हुआ होता और केवल एक विकीलीक होता तो शायद मुझे लगता है कि इसको विश्वास करने लायक नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा इसका इतिहास था इतना लंबा, जो सब आंखों ने देखा, कानों ने सुना और सारे देश ने देखा, और उसको विकीलीक दोहरा रहा है, तो कम से कम उस पर अविश्वास ना करे। मैं तो इतना कहता हूं उस पर विश्वास भी मत कीजिए, इस सारे को सीबीआई के पास भेज दीजिए। इसको प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं? अगर उनका बयान आज जो उन्होंने दिया बिल्कुल सच है तो इसको सीबीआई को भेज दे। सीबीआई कह देगी कि किसी आदमी को पैसे नहीं दिए गए। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ये राजनीतिक फायदा तो उन्होंने उठाया, रिश्वत के आधार पर बहुमत ली। ही वॉज द प्रिंसिपल बेनिफिशियरी ऑफ ब्राइबरी, और इसलिए एक भ्रष्टाचार का लाभ लेने के बाद ये कहें कि आप कम से कम आरोप लगा के राजनीतिक फायदा मत लो। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित रूप से आरोप के लिए भी तैयार है। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो इमेज है उनको कम से कम भ्रष्टाचारी नहीं माना जा सकता। देखिए, मैंने संसद में कहा था कि आप ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व आप कर रहे हैं। क्या भारत में भी मिस्र और लीबिया जैसी क्रांति के हालात पैदा तो नहीं हो रहे? नहीं, ऐसी स्थिति भारत में नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी जी। उसके पीछे कारण यह है कि वो डिक्टेटरशिप थी, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की ताकत होती है कि लोगों को अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करने के लिए बहुत स्पेस मिलती है। आप अपनी बात कह रहे हैं, लिबिया में तो कह नहीं पाएंगे इस प्रकार से। मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूं, लिबिया में तो कर नहीं पाऊंगा। लोग सड़क पे भी विरोध कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, ये रोज अपने प्रोग्राम में सरकार को एम्बैरेस करते हैं। अरुण जी, बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में, मुझे एक ब्रेक के रुकना है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरुण जेटली पर जनता के मुकदमे का एक और। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।